नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में गुप्त काल। तो बात करते हैं हम गुप्त काल की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था। तो देखिए, गुप्त काल का जो संस्थापक था वो माना जाता है श्रीगुप्त को। अगला क्वेश्चन बनता है कि इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने कब की। तो श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की लगभग 240 ईस्वी में। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त द्वारा 240 ईस्वी में की गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गुप्त नरेशों का धार्मिक चिन्ह क्या है, या राजनीतिक चिन्ह क्या है, या प्रतीक चिन्ह क्या है। तो गुप्त नरेशों का चिन्ह माना जाता है गरुड़। इससे पता लगता है कि ये कौन से धर्मानुयायी थे। तो ये ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। तो ब्राह्मण धर्मानुयायी थे ये। और इसमें ये कौन से भगवान की पूजा करते थे। तो ये लोग विष्णु के उपासक थे। गुप्तों को क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र में से क्या माना जाता है। तो अधिकतर विद्वान इन्हें वैश्य मानते हैं। फिर बात आती है श्रीगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना। तो श्रीगुप्त के बाद अगला शासक जो बना उसका नाम है फ्रेंड्स घटोत्कच। घटोत्कच, इसका भीम या रामायण से कोई संबंध नहीं है। ये गुप्त नरेश है जिसका नाम है घटोत्कच। और इसका समय माना जाता है 280 ईस्वी से 319। तो हम कह सकते हैं कि श्रीगुप्त का समय कब से कब तक है। तो 240 से 280 ईस्वी। लेकिन माना जाता है कि संभवतः गुप्त नरेश शुरुआत में कुषाणों के सामंत के रूप में कार्य किया, क्योंकि श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की वो थी महाराज। उस समय गुप्त सम्राटों के लिए महाराज की उपाधि धारण करना बहुत छोटी बात थी, क्योंकि बड़ी उपाधि जो है वो महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भागवत, ऐसी उपाधियां गुप्त नरेशों ने धारण की थी दोस्तों। तो ये शुरुआती शासक थे, गुप्त नरेश थे। लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तविक गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, जहां से गुप्त संवत या शुरू हुई है, या यूं कहें कि गुप्त काल की विधिवत शुरुआत कब से मानी जाती है, तो ऐसा प्रमुख या पहला शासक है, उसका नाम है फ्रेंड्स श्रीगुप्त। सॉरी, क्या नाम है उसका? चंद्रगुप्त प्रथम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त का शासन कब से शुरू होता है। तो इसका माना जाता है फ्रेंड्स 319 ईस्वी से। कई पुस्तकें इसे 320 भी बता देती है, पर मुख्यतया इसे माना जाता है 320 से 335। ठीक है, 320 से 335। तो ये इसका समय माना जाता है। इसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसने अपने नाम से, जिस समय इसका राज्याभिषेक हुआ, एक संवत चलाई जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, किस संवत के नाम से जाना जाता है? गुप्त संवत। और गुप्त संवत का शुरुआत कब से मानी जाती है? 319 ईस्वी से। कब से मानी जाती है? 319 ईस्वी से गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। और इसी गुप्त संवत को वल्लभी संवत भी कहते हैं। तो वल्लभी संवत या गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। कब किया? 319 ईस्वी में किया। यानी ईस्वी में अगर 319 जोड़ दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि वो गुप्त संवत का समय आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, ओनली फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो हमें आंसर देना है फ्रेंड्स, कौन देना है? श्रीगुप्त। लेकिन रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी पूछा जाए, यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, उसके बाद में गुप्त में से क्या क्वेश्चन आ सकता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, इसकी पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी थी दोस्तों कुमार देवी। कैसे पता लगता है कि इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी था? इसने अपने सिक्कों पर अपने पत्नी के साथ खुद की तस्वीर या यूं कहें चित्र अंकित करवाया है। इसे राजा रानी प्रकार के सिक्के या रानी प्रकार के सिक्के कहते हैं। माना जाता है कि संभवतः ये इसने अपने विवाह की वर्षगांठ पर करवाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो इसने राजा रानी प्रकार के
सिक्के जारी किए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने सिक्कों पर क्या लगाया, अपनी पत्नी की फोटो लगवा दी दोस्तों। किसकी लगा दी? अपनी पत्नी की फोटो लगवा दी, उसका चित्र अंकित करवा दिया। और इन्हीं से पता लगता है कि इसकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी। तो इसके सिक्कों पर इसकी पत्नी कुमार देवी का नाम अंकित है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये लिच्छवी राजकुमारी थी दोस्तों, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि इन्हीं सिक्कों को क्या कहा जाता है, इन्हें विवाह प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। तो इन्हें विवाह प्रकार के सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। इसने जो उपाधि धारण की वो थी महाराजाधिराज, जबकि हम जानते हैं कि इसके पहले के शासकों ने, स्पेशली श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि थी महाराज। पर ये पहला गुप्त सम्राट था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इससे पता लगता है कि ये गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। फिर कालांतर में इसने स्वयं ने संन्यास ले लिया दोस्तों, और संन्यास लेने के बाद में इसने अपना साम्राज्य अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया। तो अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो नेक्स्ट शासक है हमारा जो महत्वपूर्ण है वो है समुद्रगुप्त। इसका समय माना जाता है 335 ईस्वी से 375 ईस्वी, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 335 AD टू 375 AD। तो ये शासन काल है समुद्रगुप्त का। फिर एक राइटर हुए हैं, कौन से? विसेंट स्मिथ। उन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और कहने वाले व्यक्ति कौन है? विसेंट स्मिथ। तो विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। इसे 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। किसका विजेता कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है फ्रेंड्स। इसकी जानकारी का प्रमुख जो स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो सम्राट अशोक के ही कौशाम्बी अभिलेख या शिलालेख पर लिखी हुई है। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना की है वो इसके एक संधि विग्राहक थे। संधि विग्राहक एक पोस्ट है, पद है। तो संधि विग्राहक थे, नाम था हरिशेन। तो हरिशेन ने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है दोस्तों। किसने की है? हरिशेन ने की है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। तो इसकी रचना किसने की? हरिशेन ने की है। और प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है। अगर भाषा पूछ लेते हैं कौन सी भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा में है। और कौन सी लिपि में है? तो ये चंपू शैली में है। चंपू शैली किसे कहते हैं? ऐसी शैली जिसमें लेख गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं, ऐसी शैली को चंपू शैली के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में है, लेकिन अगर लिपि पूछ ले तो लिपि है इसकी ब्राह्मी, ठीक है। तो इससे सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के समय की जानकारी। हम आगे बढ़ते हैं। इसने दक्षिण, उत्तर और अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो इसने कई प्रकार के जो हैं वो कि इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह, प्रसवोद्धरण, कन्या उपनयन और कई प्रकार के तरीकों से इसने साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसने उत्तर के भारत के 12 राज्यों को जीता, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, आठविक राज्यों को जीता। यानी यूं कह सकते हैं कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त पहला गुप्त शासक है जिसने अपने साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक भेजी। तो हम बात करना चाहेंगे अब इसमें से, ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्रों में इसने विजय प्राप्त की और किस प्रकार से अपने साम्राज्य में स्थायित्व लाया। उससे पहले हम बात करते हैं कि इसने अश्वमेध यज्ञ की भी करवाया था। देखिए फ्रेंड्स, सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है वो हरिशेन की लिखित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी नहीं मिलती है। अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी इससे सिक्कों से मिलती है दोस्तों। किससे मिलती है? सिक्कों से, जिस पर अश्वमेध पराक्रमः लिखा हुआ है या अश्वमेध पराक्रमांक लिखा हुआ है। आपके समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, जिसमें मुख्य गरुड़ प्रकार के सिक्के थे, गरुड़ का चित्र था उन पर। इसके अलावा अश्वमेध पराक्रमांक चित्र था। इसके अलावा व्याघ्र पराक्रमांक चित्र था, यानी कि एक
एक सिक्के पर इसको व्याघ्र यानी बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इसके वीणा बजाते हुए के सिक्के थे, तो इनसे पता लगता है कि इसके क्या संगीत आदि में भी रुचि थी फ्रेंड्स। तो अश्वमेघ की जानकारी किससे मिलती है, तो सिक्कों से मिलती है। या क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जानकारी समुद्रगुप्त की पर्याप्त प्रशस्ति से नहीं मिलती, तो वो है अश्वमेघ करवाने की। इसके अलावा सिक्कों से और क्या क्या मिलता है, वीणा बजाते हुए का चित्र। तो एक सिक्के पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और क्या जानकारी मिलती है, बाघ का शिकार करने का चित्र। और क्या जानकारी मिलती है, गरुड़ प्रकार की। तो ये मुख्य सिक्के, तो 6 प्रकार के सिक्के जारी किए। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है, अश्वमेघ पराक्रमांक लिखा हुआ है। उसके अलावा वीणा बजाते हुए के सिक्के मिले हैं, बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है, या उस पर लिखा हुआ है, जिसे क्या लिखा हुआ है, व्याघ्र पराक्रमांक। देखिए दोस्तों, मैं ढंग से समझिए, इस पर इस प्रकार के चित्र मिले हैं, कुछ पर लिखा हुआ है, जैसे वीणा बजाते हुए का चित्र मिला है, लेकिन बाघ का शिकार करना लिखा हुआ है, व्याघ्र पराक्रमांक लिखा हुआ है। अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया नहीं गया है, लेकिन अश्वमेघ पराक्रमांक लिखा हुआ है, जिससे पता लगता है कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। और गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं, जिससे पता लगता है कि विष्णु धर्म के अनुयायी है या विष्णु के उपासक है। तो ये समुद्रगुप्त के समय की मुख्य मुख्य बातें थी फ्रेंड्स। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में इसने विजय प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने उत्तर भारत में विजय प्राप्त की, और कौन कौन सी नीतियां अपनाई उसको बात करते हैं। तो एक इसने जो तरीका अपनाया उसको कहते हैं प्रसभोद्धरण। ये निकटतम और उत्तरी राज्यों के लिए था। इसका मतलब होता है किसी भी राज्य का समूल नाश करना। समूल नाश या समूल नष्ट कर देना, यानी कि कुछ ऐसे राज्य थे जो निकटतम थे मगध के, उनको जीतकर इसने स्वयं क्या कर दिया, उन राज्यों को अपनी रियासत में, अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया। उसके अलावा हम कह सकते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण का मतलब ग्रहण कर लिया, मोक्ष करके अनुग्रह कर दिया, दान में दे दिया। यानी कि दक्षिण के जो दूर दराज के क्षेत्र थे, उन राज्यों को जीतने के बाद में उन राज्यों को, उन्हीं के राजाओं को वापस लौटा दिया, उनसे कर वगैरह लेना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, आपका समुद्रगुप्त। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं और क्या क्या किया इन्होंने, जैसे कन्यापनयन। जो 8वीं के राज्य या उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के राज्य थे, उनके लिए क्या है, कन्यापनयन, अर्थात उन्हें अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त सम्राट या शासकों से करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सर्व करदान, सभी प्रकार के कर उनको चुकाने पड़ेंगे, सभी प्रकार के करों को उनको भुगतान करना पड़ेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्व करदान। इसके अलावा आत्मनिवेदन, यानी स्वयं उपस्थित होकर सम्राट के सामने निवेदन करना पड़ेगा, याचना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से कृत्य करेंगे। तो ये सब कार्य किसके समय के हैं, समुद्रगुप्त के समय के हैं सर। तो अब समुद्रगुप्त के बाद में हम बात करते हैं अगले शासक की। तो देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त के माने जाते हैं कि 2 पुत्र थे। एक जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है रामगुप्त। इसका समय माना जाता है 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका समय माना जाता है 380 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक। कुछ विद्वान ये समय 412 भी बताते हैं फ्रेंड्स। चलिए, तो रामगुप्त बहुत बड़ा शासक नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा इसका साम्राज्य नहीं है। इसके बारे में एक कहानी लिखी हुई है जो मुख्यतः देवी चंद्रगुप्तम से हमें पता लगता है, जो पुस्तक विशाखा दत्त ने लिखी है दोस्तों, और लिखी गई है चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय में। तो क्या है वो सही है या गलत है, लेकिन उस पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रामगुप्त एक कायर शासक था दोस्तों। क्या लिखा हुआ है कि रामगुप्त एक कायर शासक था। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। ठीक है, तो ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है कि रामगुप्त
कमजोर था, डरपोक था, और इसके समय शकों ने आक्रमण कर दिया। तो किसने आक्रमण कर दिया? उस शक का नाम था रुद्र सिंह, रुद्र सिंह तृतीय, थर्ड। तो ऐसा उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि रुद्र सिंह तृतीय ने आक्रमण कर दिया, और कहते हैं, क्या कहते हैं कि रामगुप्त को उसने अल्टीमेटम दिया कि यदि अपने साम्राज्य को बचाना चाहते हो, अपने आप को जीवित रखना चाहते हो, तो तुम्हारी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी भी इसको बोला जाता है, मुझे सौंप दो। दोस्तों, ऐसी बात कहना और सोचना बहुत ही गलत बात है, बड़ी बात है, लेकिन देवी चंद्रगुप्त में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो गया, और जब इस बात का पता चंद्रगुप्त द्वितीय को चला, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव स्वामिनी से कहा कि भाभी जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद उसने क्या किया? कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने महिलाओं का वेश धारण किया, महिला का यानी ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण किया, और रुद्र सिंह तृतीय के कक्ष में चला गया। और इस चंद्रगुप्त ने इसने हत्या कर दी। दोस्तों, किसकी हत्या कर दी? इसने हत्या कर दी आपके रुद्र सिंह तृतीय की। कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? और हत्या करने के बाद में इस चंद्रगुप्त ने और क्या काम कर दिया? इस चंद्रगुप्त ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी कि भैया, तू इस घर और हमारे वंश के लिए कनक है, तो इसकी भी हत्या कर दी गई। और साथ ही साथ इसने फिर चंद्रगुप्त ने अपनी भाभी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। दोस्तों, तो इन दोनों का बाद में क्या हो गया? विवाह हो गया है। तो अब वाकई में ऐसा सत्य घटना है कि रामगुप्त कायर था, या ऐसा हुआ, या हो सकता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने द्वारा किए गए कृत्य को अच्छा ठहराने के लिए देवी चंद्रगुप्त में ऐसा दिखा दिया। अब हमें यही मानना है, लेकिन एग्जामिनर यही मानेगा। उस समय कोई जांच वांच होती नहीं थी दोस्तों, क्योंकि राजतंत्र में राजा ही संविधान, राजा ही कानून, वही अदालत और वही न्यायाधीश होते थे, और सीआईडी भी नहीं थी, नहीं तो एसीपी प्रद्युम्न आ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर, तो इस प्रकार से यह रामगुप्त का शासनकाल मुख्य तथ्यों के साथ समाप्त होता है। और अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसकी उपाधि है विक्रमादित्य। तो बात करते हैं फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिसे इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं इसके शासनकाल की। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है तो 380 ईस्वी से शुरू होता है, और कब तक चलता है? तो 412 या 414। अब बात आती है, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करेंगे? वैसे शासनकाल पूछा नहीं जाता है, पर अगर गलती से पूछ भी ले तो हमें 412 ही आंसर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके समय की मुख्य बातें क्या है। तो चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि इसने अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया, और इसने उपाधि धारण की शकों को मारने के बाद, शकारी। तो इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं अपन, और क्या कहते हैं इसको? शकारी नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसने अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता या गुप्त। तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह है वो इसने किया है रुद्रसेन से। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो शक शासक था वो रुद्र सिंह तृतीय था, ये है रुद्रसेन। क्या नाम है फ्रेंड्स? रुद्रसेन है, ठीक है। रुद्र द्वितीय है जो कि एक वाकाटक शासक है। ठीक है, कैसा है? चलिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण बात है इसके समय में। देखिए, इसके अलावा हमने बात ही कर ली है कि इसने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी, और इसके अलावा इसके समय में चीनी यात्री फ्रेंड्स, चीनी यात्री फाइयान इसके समय में भारत आया था। कौन आया था? चीनी यात्री फाइयान इसी के समय में भारत आया था फ्रेंड्स, और उसकी पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? फुकुओकी या फुकोकी कहते हैं डायरेक्ट। तो ये फाइयान की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। तो चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया? अगर ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं तो किसके काल में आया? आप समझ रहे हो, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और अधिकतर चीनी यात्री जो भारत आए, उनके आने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का अध्ययन करना दोस्तों। ये भी भारत किसके लिए आया है? स्पेशली
बौद्ध धर्म का अध्ययन करने। तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए ये चीनी यात्री भारत आया था फ्रेंड्स। ठीक है, उसकी हम बात करते, इसने मेहरौली में लोह स्तंभ का निर्माण करवाया। मेहरौली दिल्ली में है ये स्थान। तो मेहरौली में इसने लोह स्तंभ का निर्माण कराया है फ्रेंड्स। और इस लोह स्तंभ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि आज तक इसकी चमक और पॉलिश ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इस लोह स्तंभ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है, जिसका समीकरण इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से बैठाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस पर कोई राजा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है, चंद्र नामक राजा का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा इसके समय में हम बात करें तो इसने कहा था, क्या कहा था, कि इसने सिक्कों की जगह आम प्रचलन में सिक्कों के स्थान पर कोड़ियों के प्रयोग को बल दिया था, जिससे पता लगता है कि इससे समय तक आते आते मुद्रा की कमी हो गई थी दोस्तों। तो कोड़ियों का प्रयोग करने पर बल दिया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए तो गुप्त शासकों ने किए, सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के जारी किए तो गुप्त शासकों ने किए, सबसे ज्यादा वैभव जिस काल में रहा है वो गुप्त सम्राटों के काल में रहा है। सबसे ज्यादा हम बात करें कि सांस्कृतिक उत्थान किसके काल में हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो भूगोल हो, हर क्षेत्र का जो विकास है, चाहे वो स्थापत्य हो, वो गुप्त सम्राटों के काल में हुआ है। इसलिए गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है फ्रेंड्स। पॉइंट टू बी नोटेड, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का या प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा सांस्कृतिक स्वर्ण काल भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा यह पता लगता है कि श्रीलंका भी गया था और वहां जाकर भी इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इसके अलावा इसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। गुप्त सम्राटों ने अधिकांश सोने के सिक्के जारी किए, इसलिए चांदी के पूछ लेते हैं कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसने दोस्तों चांदी के सिक्के जारी किए। इस प्रकार से प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से। इसमें अलावा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसके दरबार में 9 रत्न थे दोस्तों। कितने रत्न थे? 9 रत्न। ये 9 विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान थे दोस्तों। तो पूछ लेते हैं कई बार कौन कौन थे, फिर हम जब आगे चल के इसी वंश का आगे का अध्ययन करेंगे तो आपको बता देंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में कौन कौन से 9 रत्न थे, उनकी चर्चा करते हैं अपन फ्रेंड्स। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के 9 रत्न, रत्न से तात्पर्य है विद्वानों से। यहां तो देखिए सबसे फेमस है, आप 1 बाय 1 लिख सकते हैं, आपका अमर सिंह, जो आगे बात करेंगे अमरकोश की रचना की, कालिदास, शंकु, घटकरपर, वररुचि, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं वेताल भट्ट। इसके अलावा एक नाम है शपनक, धन्वंतरी, आपने नाम सुना ही होगा, धन्वंतरी तो काफी फेमस चिकित्सक थे फ्रेंड्स। ठीक है, वेताल भट्ट, और वराह मिहिर। तो ये आपके नवरत्न थे जो किसके दरबार में थे, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। तो इससे सबसे फेमस जो है वो अमर सिंह है। हम अभी जब गुप्तकालीन साहित्य और कला और संस्कृति बात करें तो उस समय बताएंगे कि इन्होंने अमरकोश की रचना की। इसके अलावा सबसे फेमस जो थे वो जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास थे। ठीक है, कौन थे? कालिदास थे, जिनके बारे में हम काफी सारी चीजें देखेंगे दोस्तों। कालिदास बचपन में कैसे थे? कहते हैं कि बहुत ही साधारण से और कम बुद्धि वाले व्यक्ति थे, लेकिन बाद में महाकवि कालिदास बने, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशनम आदि पुस्तकों की रचना कर दी।
इसके अलावा शंकु है, घटबर्गर है, घटकरपर है, वर्रु, तालभट्ट, शपनग, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है धन्वंतरी और वराहमिहिर। ये 4 ज्यादा प्रमुख है। तो ये थे आपके कौन से शासक की बात कर ली अपन ने बात कर ली है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। उसके बाद अगला शासक आता है दोस्तों, कौन आता है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी इसको कहते हैं अपन। इसका समय माना जाता है कुछ विद्वान 412 तो कुछ 414 ईस्वी बताते हैं कि यानी शुरुआत कब हुई? 412 या 414 ईस्वी में। तो दोनों में से जो भी एग्जाम में आ जाए वो उत्तर दे देना है, और दोनों एक साथ आ जाए तो 412 में को उत्तर देना होगा। और कब से कब तक है? तो ये 454 454 ईस्वी तक है। तो ये समय है किसका? कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त में से सबसे फेमस क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जिसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड। हम हर्षवर्धन के काल में देखेंगे कि यहां पर आपका चाइना से वेनसांग आता है, जो यहाँ का विद्यार्थी बनकर आता है, जो आचार्य और प्राचार्य बन जाता है, और इसी नालंदा विश्वविद्यालय को कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में उसके एक सेनापति बख्तियार खिलजी इसे जला देगा, नष्ट कर देगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं इसकी एक उपाधि जिसको क्या कहते हैं अपन? महेंद्रादित्य। तो इस आपके कुमारगुप्त की जो प्रमुख उपाधि थी वो है आपकी महेंद्रादित्य है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सिक्के किसके समय के मिलते हैं। तो गुप्त नरेशों में सर्वाधिक सिक्के या सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी के मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसके सिक्कों में मिलावट मिलती है औरों की तुलना में ज्यादा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें सबसे ज्यादा अभिलेख भी किसके मिले हैं? तो इसी के मिले हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सर्वाधिक सिक्कों की, तो सर्वाधिक सिक्के इसी के मिले हैं। इसके अलावा सर्वाधिक अभिलेख अगर गुप्त शासकों में किसी के मिले हैं तो किसके मिले हैं? कुमारगुप्त के मिले हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा अभिलेख इसके मिले हैं, सबसे ज्यादा सिक्के इसके मिले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें से और कौन सी महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलती है कि इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। लेकिन पहला प्रश्न आता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो वो हम उत्तर देंगे सीधा सीधा, क्या उत्तर देंगे? समुद्रगुप्त। लेकिन इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं इनके सिक्कों में सबसे जो फेमस है वो मयूर प्रकार के सिक्के हैं। तो मयूर प्रकार के सिक्के किसके समय के सबसे फेमस है? तो वो है हमारा कौन है? कुमारगुप्त है दोस्तों। और क्या महत्वपूर्ण चीज कुमारगुप्त में से पूछने की संभावना रहती है कि पुष्यमित्र एक विदेशी जाति थी, तो उनका आक्रमण किसके काल में हुआ? तो पुष्यमित्रों का आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के काल में ही हुआ, और इसने इन आक्रमणों को क्या कर दिया दोस्तों? इनको आक्रमणों को असफल कर दिया। तो ये मुख्य मुख्य बातें हमें देखने को मिल रही है किसमें से? कुमारगुप्त में से। उसके बाद में हम अगला शासक देखते हैं जिसका नाम है दोस्तों स्कंदगुप्त। हम कह सकते हैं कि ये अंतिम शक्तिशाली गुप्त सम्राट था फ्रेंड्स। क्या था? अंतिम शक्तिशाली गुप्त सम्राट था। तो इसका कार्यकाल माना जाता है 454 से लेकर 467 ईसा पूर्व तक। 454 से लेकर 467 यानी 454 AD टू आपका 467 AD तक का शासनकाल किसका माना जाता है? स्कंदगुप्त का माना जाता है। सर्वाधिक इसके समय सबसे पहले हूणों का आक्रमण हुआ। हूण एक मध्य एशियाई बर्बर जाति थी जिसके आक्रमण को इन्होंने असफल तो कर दिया, लेकिन इससे आक्रमण शुरू होगा और ये लगातार मध्य काल तक चलता ही रहेगा दोस्तों। तो हूणों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ? तो हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जैसे कि हमने बात कर ली, क्या बात कर ली कि पुष्यमित्रों का आक्रमण सबसे पहले किसके काल में हुआ? तो कुमारगुप्त के काल में हुआ था। लेकिन हूणों का आक्रमण किसके काल में हुआ? तो इसके समय में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा इसका प्रमुख जो अभिलेख मिले हैं, इसके अभिलेखों में फेमस है एक तो भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हमें हूणों व पुष्यमित्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है दोस्तों। ये भीतरी वर्तमान में कहां पर है, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो भीतरी अभिलेख
उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और दूसरा प्रमुख अभिलेख जो इसका मिला है वो मिला है जूनागढ़ से। और जूनागढ़ अभिलेख वर्तमान में कहां है? तो गुजरात में। अब बात करते हैं इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है। तो भीतरी अभिलेख से हमें पुष्य मित्रों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख से हमें हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये इसके समय के दो प्रमुख अभिलेख मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पहला हूण आक्रमणकारी कौन था, ऐसा प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो पहला हूण आक्रमणकारी था, ठीक है, कौन था? बात कर रहा हूं मैं यहां पर, जिसका नाम था तोरमाण, जिसे तिमिर भी कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? तोरमाण या तिमिर, और जिसका फेमस नाम है दोस्तों मिहिरकुल। इस मिहिरकुल ने, ये शिव भक्त था दोस्तों, इसने शिव जी का मंदिर बनाया है। कोटा में एक जगह है बाडोली, तो बाडोली का शिव मंदिर किसने बनाया? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाडोली के शिव मंदिर का निर्माण इसी तोरमाण या तिमिर या मिहिरकुल ने करवाया था। यहां लिख रहा हूं मैं दोस्तों, तो इसने बाडोली का शिव मंदिर बनाया। और बाडोली आज कहां पर है, ये मंदिर कहां पर है पूछ ले तो राजस्थान राज्य के कोटा जिले में स्थित है दोस्तों बाडोली शिव मंदिर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो ये मुख्य बातें थी किसके अंतर्गत? स्कंदगुप्त में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कौन कौन से शासक हुए, तो बहुत सारे शासक आए, जिनमें से कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। नरसिंहगुप्त बलादित्य आया, इसने भी हूणों को पराजित किया। फिर चक्रपालित आया, जिसने गिरनार का नगर का प्रमुख था। पर्णदत्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर था, और चक्रपालित ने सुदर्शन झील का दोस्तों पुनर्निर्माण करवाया था। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसके समय में, गुप्त सम्राटों के समय में पहली बार एक शासक था जिसका नाम है भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है किसके से? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। ऐसा कहा जाता है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज। तो भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हुई थी दोस्तों। तो ये भारतीय इतिहास का पहला सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य है? अभिलेखीय साक्ष्य है फ्रेंड्स। तो ये एक महत्वपूर्ण है बात है। फिर आखिरी प्रश्न बचता है मेरे पास, क्या बचता है कि गुप्त नरेशों में अंतिम शासक कौन था? तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है अगला क्वेश्चन कि अंतिम गुप्त सम्राट कौन था दोस्तों? तो प्रथम तो श्रीगुप्त था, और अंतिम था, कौन था आपका? विष्णुगुप्त। इस प्रकार से हमने गुप्त नरेशों की वंशावली को देख लिया है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं गुप्तकालीन कला, विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य आदि की अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।